आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पानी में मटर को डालते हैं, चना को, तो चना फूल कहा जाता है, या उसी फूला हुआ चना को आप नमक में डाल दीजिए तो चना सिकुड़ कहा जाता है। अच्छी तरह से आज सीख लेंगे। अरे पढ़ाई लिखाई करना है कि नहीं, चुपचाप यहाँ सुनिए। देखिए बायो का ये आपका सेकंड क्लास, इससे पहले आप अच्छी तरह से जान लिए थे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज कैसे हुई थी, कोशिका की खोज किसने किया था और कौन कौन साइंटिस्ट इसमें आए थे, ठीक है। और आज हम लोग कोशिका का ही एक अंग के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, और वो अंग आपका, हटाओ उसको वहाँ से, तुम भी इतना बड़ा हो, एकरा से हम हिला देंगे तुमको। अब बात करते हैं, सुनिए। और इस कोशिका के एक अंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो आपका है प्लाज्मा झिल्ली, या इसी प्लाज्मा झिल्ली को ही बोला जाता है कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, इसी का नाम है कोशिका झिल्ली, या इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। देखिए आप देखिएगा ना, तब देखिए इसको समझिए ठीक से कि ये आपका सेल है, ये आपका सेल, और इसके अंदर में एक केंद्रक होता है, पता है। अब देखिए कि सेल के आप ये जो बाहरी परत होता है ना, ये बाहरी परत, इसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। बाहरी वाला जो परत होता है ना, यहाँ पास ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये आपका होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या इसी को बोला जाता है अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक झिल्ली आपका और होगा, और वो होगा इस केंद्रक के पास। इस केंद्रक के पास जो झिल्ली होगी, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। जो रेड वाला दिख रहा है, ये आपका केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। अब देखिए झिल्ली का काम क्या है। देखिए रियली में कहे तो एक छन्नी का काम करता है, छानने का काम करता है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पानी में मटर को डालते हैं, चना को, तो चना फूल कहा जाता है, या उसी फूला हुआ चना को आप नमक में डाल दीजिए तो चना सिकुड़ कहा जाता है। अच्छी तरह से आज सीख लेंगे। अगर आप बात कीजिए तो इसके अंदर में, सुनो, बहुत सारे जालीनुमा पदार्थ होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारा मिलेगा, और इसको में और भी अंगक मिलते हैं जो एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। अगर ये सेल है तो सेल के अंदर में पानी हो सकता है, सेल के बाहर में भी पानी हो सकता है, और नहीं होगा। अगर हम लोग किसी चीज में स्नान करने जाएं तो सेल के बाहर में पानी नहीं हुआ, तो यहाँ पास आप देखिएगा तो सोचिए तो कि अब यहाँ पास 3 कंडीशन क्या बन सकता है कि सेल के अंदर में पानी बाहर से अधिक हो सकता है, या सेल के बाहर में पानी अधिक हो सकता है अंदर की तुलना में, या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि इधर और इधर दोनों में आपका पानी बराबर होगा। और याद कीजिए कि पानी बराबर होने का मतलब कि जल आपका सिंगल नहीं रहता है, जल में और चीज़ घुला हुआ रहता है। हम लोग खाते हैं तो लवण उसी में ना घुल करके जाता है, तो जब किसी भी जल में और चीज़ घुल जाए तो उसको हम लोग विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं, विलयन। और आपको पता होना चाहिए कि विलयन में कम से कम 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक विलायक होते हैं और एक विलेय होते हैं। देखिए विलयन में 2 चीज़ होता है, हाँ, एक आपका विलेय होगा और एक आपका होता है विलायक, विलायक। तो अगर आप विलेय और विलायक को मिला दीजिए तो उससे जो बनेगा उसको हम लोग विलयन कहेंगे। जैसे चीनी और पानी को मिला दीजिए तो पानी में घुल जाएगा चीनी, तो चीनी घुलेगा तो चीनी विलेय, और जो
घुला लेगा चीनी को विलायक, तो पानी घुला ले रहा है तो पानी आपका विलायक हो गया, चीनी विलेय हो गया, और उस दोनों के मिलने से जो शरबत बन गया वो विलयन हो गया। ठीक है, तो विलय में के एग्जाम्पल में आप चीनी डाल सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका चीनी, और विलायक का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी। ठीक है, और ये चीनी पानी से मिल करके क्या बन गया, शरबत। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा विलयन। अब एक चीज और समझिए, कल शायद बताए थे, ना ही बताए होंगे, कि अगर एक परासरण होता है, देखिए परासरण क्या है, तो परासरण एक प्रक्रिया है, मेथड है। जैसे किसी चीज को छानने की विधि हम लोग छानन विधि कहते हैं ना, तो ये भी एक परासरण आपका क्या है, एक विधि है। और इस विधि में होता क्या है कि जल यानी कि जो विलयन होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। अब सांद्रता क्या चीज होती है, तो सांद्रता माने गाढ़ा, और तनु माने पतला। तो जो सांद्र विलयन होगा उस सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर यदि वो स्वतः आता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग परासरण बोलेंगे। समझ में आ रही बात? यदि हम लिख दे रहे हैं कि यदि कोई विलयन सांद्र से तनु की ओर या के ओर स्वतः आता है तो उसे परासरण कहते हैं। परासरण एक स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः घटने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पास देख सकते हैं क्या होता है, परासरण। अब देखिए इसमें हो क्या, अब देखिए यहाँ पास 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि कोशिका के अंदर में विलयन की सांद्रता अधिक हो सकती है। पहला, कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक, कोशिका के अंदर में आपका सांद्रता क्या होगी, अधिक। पहला केस क्या हो सकता है कि कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक होगी। अब सोचिए कि अगर कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक होगी तो सांद्रता अधिक होने का मतलब क्या है कि इसमें आपका खनिज लवण या जो भी शक्कर वगैरह होगा, नमक होगा, लवण होगा, वो अधिक होगी। तो अधिक अगर इसमें होगा तो जल की मात्रा इसमें कम न है, तो जल की मात्रा यदि कम है तो परासरण किसको कहते हैं कि जहां सांद्र होगा, सांद्र से तनु की ओर स्वतः आना। तो अब यहाँ सोचो कि अगर इसके अंदर में जल की मात्रा कम है और पानी बाहर में अधिक है तो पानी बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। समझ रही बात क्यों, बाहर से अंदर जाएगा। तो अंदर जाएगा तो एक चीज और याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली जो होता है ना, वो सिर्फ काम इसका क्या होता है कि जो बाह्य खनिज लवण पदार्थ है उसको छान करके अंदर भेजने का काम करता है। इस सब चीज को अंदर नहीं जाने देता है। ये मेन चीज होता है। जैसे आप चाय छानिए तो चाय की जो चाय पत्ती होती है छन्नी से ऊपर ही छान करके मेन चाय नीचे जाता है कि नहीं जाता है। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली जो है ना, इसीलिए इसको पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। याद रखिएगा इसका एक नंबर, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। ठीक है, मतलब कि हर एक चीज को चयन करके अंदर भेजता है, तो चयनात्मक हो गया। और यहाँ पास देखिएगा तो कोशिका के अंदर यदि सांद्रता अधिक है, यानी सांद्रता अधिक कहने का मतलब क्या होगा कि शक्कर या लवण वगैरह क्या होगा, लवण जो होगा वो अधिक होगा,
इसका अर्थ यही न है, यानी कि पानी यहाँ कम होगी, और जब पानी कम होगी तो आपको पता है कि ये सांद्र से कहाँ चलता है, तनु की ओर चलता है, तो ये बाहर से कहाँ घुसेगा, अंदर घुसेगा, बाहर से अंदर। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि पानी जो होगा ना, पानी की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, तो पानी कोशिका के अंदर जाएगा, कोशिका के अंदर। और इस सिचुएशन में सोचिए कि किसी भी कोशिका के अंदर यदि पानी चला जाए तो कोशिका फूले लगेगा, कोशिका फूले लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक गिलास में चना डाल देते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं, पानी इतना डालते हैं कि चना पूरी तरह से उसमें डूबा रहे, और धीरे धीरे देखोगे तो कुछ देरी के बाद चना पूरा फूल करके बाहर गिलास को हो जाता है। तो उस सिचुएशन में बताइए क्या हुआ होगा कि अंदर में पानी की मात्रा कम है, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, यानी कि चना है तो वो एक कोशिकीन है, और उसके अंदर पानी की मात्रा कम है, और पानी की मात्रा कम है तो पानी बाहर में अधिक है तो वो अंदर धीरे धीरे जाएगा, और अंदर धीरे धीरे जाएगा तो चना क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, अंदर फूल जाएगा। अब उसी चना को अब दूसरा कंडीशन में क्या कर सकते हो, अब एक चीज और कि ऐसे जो होता है ना, ऐसे इसको इस तरह की जो दाब होती है, परासरण होती है, तो इस परासरण को बोलते हैं हम लोग अल्प परासरण दाब, अल्प परासरण दाबी विलयन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प परासरण, अल्प परासरण, हाँ, दाबी विलयन, ठीक है। अल्प कोशिका के अंदर अल्प परासरण दाबी विलयन, किस विलयन को, तो जब बाहर से अंदर की ओर जाए, बाहर से अंदर की ओर जाए, वो आपका अल्प परासरणी दाबी विलयन होता है। ठीक है, और इसके अनुसार आप देखिएगा तो इसी के कारण क्या होता है, आपका चना फूल जाएगा। इसका एग्जांपल में आप जाइए तो क्या हो जाएगा, चना का फूलना, मटर फूलना, मटर का फूलना। इसका एक एग्जांपल और हम और बता रहे हैं, देखिए अब बहुत ज़्यादा काम कीजिए, पानी वाला कपड़ा खींचिए, आपका हाथ उजला उजला हो जाएगा, हल्का सा फूला ऐसा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा पानी में रखोगे तो पानी जो होता है ना इसके अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद क्या होता है, इसको फूल जाता है। इसी चीज़ को फिर अच्छी तरह से आप धूप में चले जाइए, कुछ देरी के बाद देखिएगा आपका फिर जैसा नॉर्मल हैंड था इस तरह का आपका हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या होता है, तो उसका क्या होता है कि कोशिका जो पानी जो होता है कोशिका के अंदर चला जाता है, और किस विधि से, तो वो जाता है परासरण, मतलब जिस विधि से अंदर जाएगा उस विधि का नाम क्या होता है, परासरण। क्योंकि परासरण विधि में ही क्या होता है आपका अधिक, मतलब कि अधिक सांद्रता जो विलयन होती है, उस विलयन सांद्र विलयन कहाँ चला जाता है, नहीं, तनु विलयन की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका ही है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कोशिका के अंदर इसमें आपका सांद्रता अधिक थी। अब क्या हो सकता है दूसरा कंडीशन कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर सांद्रता एकदम सेम होगा, सांद्रता एकदम सेम होगा। मटर का फूलना, चलो देखो यहाँ सुनो, चना का फूलना, मटर का फूलना, हाथ का फूलना, बिढ़नी मारल फूलल नहीं, पानी वाला। ठीक है, तो वो आपको चलेगा। दूसरा क्या होगा कि दोनों तरफ क्या होता है, सांद्रता आपका बराबर हो सकता है। मतलब कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर तथा बाहर सांद्रता बराबर होगा। ये आपका दूसरा कंडीशन हो सकता है। बताइए तो इस कंडीशन में अगर चना को रख दिया जाए तो नहीं फूलेगा, चना नहीं फूलेगा ना पचकेगा, वो जैसे रहेगा वैसे रहेगा। तो इस कंडीशन में नहीं आपका चना फूलेगा और नहीं पचकेगा, मतलब जैसन छोड़ दोगे वैसने रह जाएगा। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो ऐसे परासरण को हम लोग बोलते हैं समपरासरण दाब विलयन। मतलब ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, समपरासरण
संप्रसारण दाबी विलयन, विलयन। समझ में आ रही बात? इसमें ना आपका चना फूलेगा और ना ही आपका पचकेगा, एकदम ठीक रहेगा। मतलब कि इसमें आपका चना उना फूले उलेगा नहीं, चना नहीं पचकेगा, चना नहीं पचकेगा और नहीं फूलेगा। अरे हासे दो ना, तुमको समझ में आ जा रहा है वो बढ़िया है। ऐसा वर्ड यूज कर देंगे तो थोड़ा ऊपरे ऊपरे से पार कर दिया, हम बहुत इतरा क्या लिखे रे। तो बताओ उस सिचुएशन में आपको फायदा है? कुछ कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फूलना पचकना समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, चना नहीं फूलेगा और ना ही पचकेगा, ये आपका कहलाएगा किसमें, संप्रसारण दाबी विलयन में। तो आपसे यहाँ से एक सवाल कर सकता है ना कि किस विलयन में चना नहीं फूलता है और ना ही पचकता है? तो संप्रसारी दाबी विलयन में। और कोई पूछ दे कि चना किसमें फूलता है, तो नहीं, हाँ, अल्प प्रसारी दाबी विलयन में, ठीक है। और किसमें चना पचकता है, तो नहीं, अति प्रसारण दाबी विलयन में। तो एक और आपका है, देखिए एक यहाँ हम समझाते हैं। तीसरा आपका ये कोशिका, कोशिका के बाहर अधिक सांद्रता, ठीक है। अब देखिए कोशिका के अधिक बाहर सांद्रता कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पानी कोशिका में अधिक होगी, पानी कोशिका में अधिक होगी और बाहर में कम होगा, बाहर में कम होगा। तो इसको आप सीधा लिखिए कि अंदर पानी अधिक है, जैसे उसमें शक्कर वगैरह क्या था, अंदर में अधिक था, और इसमें हाँ पानी अंदर अधिक है, अंदर अधिक, और जबकि बाहर में आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या होगा कि अगर इसके अंदर में पानी अधिक हो जाए, इधर पानी कम हो जाए, तो पानी आपको पता है कि अधिक से कम की ओर जाएगा, तो कम की ओर जाएगा तो इधर में से पानी निकाल करके टोटल इसमें घुसेगा कि ना घुसेगा, और इधर घुसेगा तो एक में से जो पानी घुसल था पहले से निकल गया है तो पिचक जाएगा ना, वो पिचक जाएगा, पिचक जाएगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अति प्रसारण, अति प्रसारण अति प्रसारण दाबी विलयन, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, चना पचक जाएगा, चना का पचकना, पचकना, और इस कंडीशन में आपका चना पचक जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अति प्रसारण, प्रसारण दाबी विलयन, ठीक है। तो यहाँ इतना चीज समझ में आया। कोशिका के अंदर अगर बताइए तो कोशिका के अंदर पानी के साथ साथ कुछ भी आने जाने का काम करता है, उसको चयन करने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का एक नाम और है प्लाज्मा झिल्ली, और या पारगम्य चयनात्मक झिल्ली, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब एक चीज बताइए कि हम लोग के अंदर में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं, तो कोशिका भित्ति हम लोग के अंदर में नहीं होता है। कोशिका भित्ति होता है पादप में, कि जब हम पादप पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि आखिर रीजन क्या है कि कोशिका पेड़ पौधा जो है बहुत बड़े बड़े आंधी तूफान झटका को भी सह लेता है। हम लोग एक कुदारी मार भी देंगे तो ओकरा कुछ ना होगा, लेकिन आप लोग के अगर कोनो एक कुदारी का एक लापड़ ऐसे जैसे उसको ऐसे खल किए बड़ी कास्ट लगला नहीं, तो बताओ तो कि उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग के पास कोशिका भित्ति होगा नहीं है। पेड़ पौधा उतना बढ़ काहे जाता है, हम लोग इतने वो रह जाते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक भी है, रसधानी, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको बताया जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको राइट करिए।